नमस्कार छात्रों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर फर्स्ट में आज हम पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन किया था। दलीय प्रणाली, राजनीतिक दल, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। दबाव समूह क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। दबाव समूह का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। वर्तमान जो राजनीतिक युग है, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण देन है दबाव समूह का विकास। किसका? दबाव समूह का। आधुनिक समय में व्यक्ति के हित इतने अधिक विस्तृत हो गए कि राजनीतिक दल और उन समस्त हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। जब कभी कोई छोटा या बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे अपन हित समूह कहते हैं। किसको कहते हैं? हित समूह। राजनीतिक दल उन समस्त हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। जब कभी कोई छोटा या बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है उसे हम हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों के क्या होता है? इनके जो उद्देश्य वो हैं अपने सदस्यों के विविध सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक हितों की रक्षा करना। जब ये हित समूह विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इस रूप से प्रभावित करवा सकते हैं अथवा अपने हितों के अनुसार उनमें संशोधन करवा सकें अथवा अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयकों को वापस लेने के लिए बाध्य कर सकें, तब उन्हें अपन क्या कहेंगे? दबाव समूह। पहले क्या होते हैं? ये हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। उसके बाद में जब ये अपने हितों के लिए विधेयकों को वापस लेने के लिए बाध्य करवा सकें, तब ये इनको कहा जाता है दबाव समूह। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। फ्रांसिस जे किसलस के अनुसार दबाव समूह वह समूह होता है जो प्रशासनिक कार्यों के द्वारा अथवा उनके बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह समूह राजनीतिक दल नहीं होता क्योंकि इसे व्यवस्थापिका में दलों की तरह प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार ओडेगार्ड के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और घटनाक्रम को विशेष रूप से विधि निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का ये प्रयत्न करते हैं जिससे कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। तो दबाव समूह अपने हितों की रक्षा करने के लिए, किसके लिए? अपने हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या हैं दबाव समूह के? इसका पहला लक्षण है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह के एक और कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और वो उन निश्चित लक्ष्यों तक ही अपनी गतिविधियों को सीमित रखते हैं। दूसरा, संगठित तथा असंगठित दबाव समूह। दबाव समूह संगठित भी होते हैं और असंगठित भी, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं आपको, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संगठित दबाव समूह तथा जाति एक असंगठित दबाव समूह है। तीसरी विशेषता है सीमित सदस्यता। दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है क्योंकि उनका संबंध राष्ट्रीय हितों से न होकर वर्गीय हितों से होता है। चौथा है निजी हितों के संबंध में। दबाव समूह का संबंध सार्वजनिक हितों से न होकर केवल निजी हितों से होता है। और पांचवी विशेषता है उचित एवं अनुचित साधनों का प्रयोग। दबाव समूह का जो प्रमुख लक्षण निजी हितों की पूर्ति करवाना होता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे उचित और अनुचित, संवैधानिक तथा असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। और छठी विशेषता है शासन सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है। दबाव समूह शासन के ढांचे से बाहर रहकर ही अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। शासन सत्ता पर अधिकार करने का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो उपयुक्त लक्षणों के आधार पर हम ये कहा जा सकता है कि दबाव समूह समान निजी हितों वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसकी सदस्यता सीमित होती है तथा जो संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों की चिंता किए बिना शासन के ढांचे से बाहर रहकर अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रशासन तथा व्यवस्थापन को प्रभावित करते रहते हैं। अब अपन ने इससे पहले पढ़ा था राजनीतिक दल
और अब आज अध्ययन कर रहे हैं अपन राजनीतिक, नहीं सॉरी, दबाव समूह का। अब राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर, पहला संगठन का अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से क्या होते हैं? संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह में संगठित और असंगठित दोनों किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा, आकार तथा सदस्यता का अंतर। राजनीतिक दल आकार तथा सदस्यता की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं, इसमें लाखों और करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। इसके विपरीत दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों से संबंधित होने के कारण आकार तथा सदस्य के दृष्टि से छोटे संगठन होते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, परंतु वह एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता। तीसरा अंतर है कार्य क्षेत्र का अंतर। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, क्योंकि उनका संबंध किससे होता है? राष्ट्रीय हित की समस्याओं से होता है। और दबाव समूह का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि उनका संबंध वर्ग विशेष से संबंधित समस्याओं के समाधान से होता है। चौथा है लक्ष्य का अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन में भाग लेकर बहुमत प्राप्त करना तथा शासन सत्ता पर अपना अधिकार कायम करना होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य शासन के ढांचे से बाहर रहकर कानून निर्माण तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करना। इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं, जहां राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा चुनाव जीतकर सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। और दबाव समूह यद्यपि अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं और उम्मीदवारों के चुनाव जीतने पर उनसे अपने हित के कार्य करवाते हैं, अर्थात वो पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक निर्णयों तथा प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। और पांचवा अंतर है साधनों का अंतर। राजनीतिक दल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल कौन से संवैधानिक साधनों का ही उपयोग करते हैं, किंतु दबाव समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। और छठा है प्रकृति का अंतर। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल प्राय सदैव सक्रिय रहते हैं तथा बने भी रहते हैं, किंतु दबाव समूह अपने विशिष्ट हितों के संबंध में अवसरों पर ही सक्रिय होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण उद्देश्य पूरा हो जाने पर इनका समाप्त हो जाना भी स्वाभाविक है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि राजनीतिक दल और दबाव समूह के आधारभूत रूप में पर्याप्त अंतर है, परंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के क्या हैं? सहयोगी हैं। अब दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह का वर्गीकरण बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये समय और उद्देश्य, परिस्थितियों तथा हेतु पर निर्भर करते हैं। फिर भी संगठन तथा उद्देश्य के आधार पर दबाव समूह को अगर लिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा पहला है समुदायात्मक दबाव समूह। इन दबाव समूह का औपचारिक संगठन होता है तथा इनका निर्माण विशिष्ट हितों तथा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन दबाव समूह के दो रूप होते हैं, एक तो होता है संरक्षणात्मक दबाव समूह, दूसरा होता है उत्थानात्मक दबाव समूह। तो संरचनात्मक दबाव समूह ये विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कृषक संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारी संघ, अन्य व्यावसायिक संगठन, सरकारी कर्मचारियों के संगठन आदि की श्रेणी में आते हैं। ये होते हैं संरक्षणात्मक समूह। दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह समाज के किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं, जैसे नारी कल्याण संघ, हरिजनोद्धार संघ, भारत सेवक समाज इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे तरह के हैं गैर समुदायात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह जाति, प्रजाति, धर्म, रंग, संबंध अथवा सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं व रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक
तथा सामान्यतः असंगठित होते हैं। इनका उद्देश्य आपस में मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। और तीसरे हैं संस्थात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह विधानमंडलों, सरकारी सेवाओं, राजनीतिक दलों, सेना आदि में सक्रिय रहते हैं। इनका औपचारिक संगठन होता है। ये दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए स्वायत्त रूप से भी कार्य करते रहते हैं अथवा अन्य संस्थाओं की छत्र छाया में भी कार्य करते हैं। और चौथा है अनियमित दबाव समूह। ये वे दबाव समूह हैं जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं। सीधी कार्रवाई में कई रूप हैं, जैसे सभाएं करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, धरना देना, अनशन करना, सत्याग्रह करना, बंद का आयोजन करना, विरोध दिवस मनाना, आवागमन में रुकावट डालना, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना। कभी कभी दबाव समूह इन तरीकों के माध्यम से भी नीति, निर्णय और कार्य प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये थे दबाव समूह के वर्गीकरण। अब दबाव समूह की जो कार्य प्रणाली वो क्या है? तो दबाव समूह की कार्य प्रणाली अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं? पहला, लॉबिंग। लॉबिंग का सामान्य अर्थ बता देता हूं। विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानूनों का निर्माण करवाना। जब व्यवस्थापिका के अधिवेशन के समय दबाव समूह द्वारा प्रतिनिधियों को किसी कानून विशेष के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लॉबिंग कहते हैं। दूसरा है प्रचार प्रसार के साधनों का उपयोग। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनमत तथा प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करने वाले अधिकारियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए प्रचार के साधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें जैसे प्रेस है, रेडियो है, टेलीविजन है, विशेषज्ञों की सेवाएं हैं आदि। तीसरा, चुनाव के समय सहायता। दबाव समूह निर्वाचन के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे उम्मीदवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देते हैं तथा उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी करते हैं, जिनके बारे में वो आश्वस्त होते हैं कि वे विजय हो जाने के बाद व्यवस्थापिका में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक होंगे। चौथा है भ्रष्ट साधनों का प्रयोग। दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भ्रष्ट और अनैतिक साधनों का भरपूर उपयोग करते हैं। इनमें अधिकारियों को रिश्वत देना, ईमानदार अधिकारियों को बदनाम करवाना तथा उनका स्थानांतरण करवा देना आदि चीजें शामिल है। प्राय सभी देशों की राजधानियों में दबाव समूह के प्रतिनिधि अपने साधनों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त क्रियाशील रहते हैं। पांचवा है हड़ताल व प्रदर्शनों का आयोजन करना। जब अन्य उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो तो ये दबाव समूह निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पे हड़ताल, प्रदर्शन, बंद का घेराव आदि साधनों का सहारा लेते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर अव्यवस्था फैलाने के लिए हिंसात्मक आंदोलन भी प्रारंभ करवा देते हैं तथा उनका संचालन करते हैं। छठा है गोष्ठियों का आयोजन। वर्तमान समय में दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विचार गोष्ठियां, भाषण, सेमिनार, वार्ताएं आदि आयोजित करते हैं। इसमें वो मंत्रियों, व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और अपने हितों के पक्ष में उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और सातवां है आंकड़े उपलब्ध कराना। शासक वर्ग के सामने अपने पक्ष को ज्यादा मजबूत बनाने तथा अधिकारी वर्ग को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों को पूरा करवाने के लिए दबाव समूह द्वारा समय समय पर संबंधित आंकड़े, सूचनाएं प्रकाशित और उपलब्ध करवाए जाते हैं। और आठवां है न्यायालय की शरण। जब दबाव समूह के समस्त प्रयत्नों के बावजूद भी व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो उनके हितों के क्या होता है प्रतिकूल हो, तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह क्या करते हैं? न्यायालय की शरण लेते हैं और वो देश के उच्च कोटि के वकीलों की सेवाओं का उपयोग कर अपने पक्ष को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं जिससे न्यायालय उनके पक्ष में निर्णय दे सके। तो ये थे दबाव समूह की कार्य प्रणाली। अब है दबाव समूह के दोष।
सामान्यतः क्या दबाव समूह को हित दृष्टि से देखा जाता है और अनेक बार अनेक विचारों को धारणा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं तथा सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। तो इसकी आलोचना क्या है? सबसे पहली आलोचना है भ्रष्टाचार के केंद्र है। आलोचकों के अनुसार दबाव समूह भ्रष्टाचार के गढ़ों का केंद्र होते हैं। दबाव समूह द्वारा घूस, रिश्वत, अनुचित और अनैतिक साधनों का प्रयोग करके विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन कार्यों से सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट आती है। दूसरा है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। दूसरा क्या है? सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्गीय हितों की सुरक्षा व सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इससे सार्वजनिक हितों की क्या होती है? उपेक्षा होती है और सामान्य हितों को हानि पहुंचाने का खतरा बना रहता है। तीसरा दोष है संकीर्णता के परिचायक। दबाव समूह अपनी प्रकृति से ही संकीर्णता के परिचायक हैं। वे वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने सदस्यों की भावनाओं व दृष्टिकोणों को संकीर्ण बनाने में योग देते हैं। संकीर्णता की इस भावना समाज में व्यापक हितों की साधना के मार्ग में रुकावट डालती है। चौथा है अप्रजातांत्रिक। चौथा क्या है? अप्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार यह है कि जो भी व्यक्ति व संस्था राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता का प्रयोग करते हैं उनके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हों। किंतु दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक प्रभाव शक्ति का प्रयोग तो करते हैं किंतु वे उनके लिए किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय हितों की हानि। ऐसे अनेक दबाव समूह होते हैं जो अपने लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम देशों में कई ऐसे दबाव गुट कार्यरत हैं जो पिछड़े हुए देशों को लड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं ताकि उनके देश में शस्त्रों के निर्माण व विक्रय को प्रोत्साहन मिलता रहे। और अंतिम है हिंसा को बढ़ावा। अनेक बार दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसात्मक साधनों को भी अपना लेते हैं। ये हिंसात्मक कार्रवाई संगठित और पूर्ण योजनाबद्ध होती है। तो ये थे दबाव समूह के दोष। अब दबाव समूह का महत्व और बता देता हूं आपको। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसमें दबाव समूह का महत्व कैसे है? पहला महत्व है दबाव समूह लोकतंत्र के क्रियान्वयन में बाधक नहीं बल्कि उसके पूरक होते हैं। दूसरा, उन्हें लोकमत की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। तीसरा है वे जनता और सरकार के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। चौथा, वे व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। पांचवा है दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकार की बढ़ती हुई निरंकुशता की प्रवृत्ति पर भी सीमा लगाते हैं। और छठा है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में विभिन्न व्यवसायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। दबाव समूह क्या करते हैं? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के तत्वों को शामिल कर उसकी कमी को दूर कर देते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक की भूमिका निभाई जाती है। और सातवां है दबाव समूह सरकार को महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। और आठवां अंतिम है ये विधि निर्माण में भी विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता के कारण ये विधायकों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इसी कारण इन्हें विधानमंडल का तृतीय सदन कहा जाता है। दबाव समूह को क्या कहा जाता है? विधानमंडल का तृतीय सदन। तो अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत अपरिहार्य हैं। इस कारण इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राण आयु कहा जाने लगा। तो आप ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह।